तो लोकसभा में महिला आरक्षण बिल भले ही पास नहीं हो पाया, लेकिन बीजेपी और एनडीए ने इसे अपनी हार मानने के बजाय एक बड़े मौके में बदल दिया है। एनडीए का दावा है कि लड़ाई अब महिलाओं के सम्मान की है। बीजेपी अब देश भर में बड़े लेवल पर आंदोलन कर रही है। इसका सीधा मैसेज है, हम हक देना चाहते थे लेकिन विपक्ष ने अड़ंगा लगा दिया। यानी अब तो विपक्ष को महिलाओं का विलन साबित करने की कोशिश में है बीजेपी। वहीं विरोध सिर्फ संसद ही नहीं, बहसों तक सीमित नहीं है, बल्कि बीजेपी की महिला मोर्चा हर शहर में रैलियां और प्रदर्शन कर रहा है। बीजेपी शासित राज्यों में विधानसभा के स्पेशल सेशन बुलाकर विपक्ष पर दबाव बनाया जा रहा है। बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव हैं और इसलिए कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। एनडीए इसे नारी शक्ति का मुद्दा बना रहा है तो विपक्ष इसे सरकार की खराब नीयत बता रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में विरोध की तस्वीरें भी सामने दिखी। जयपुर में कांग्रेस दफ्तर के बाहर महिलाओं का भारी जमावड़ा दिखा। यूपी के अलग अलग शहरों में भारी विरोध दिखा तो पटना में ओबीसी और दलित महिलाओं के साथ धोखा लिखे बैनर भी दिखे। वहीं भोपाल में सीएम मोहन यादव मंच से विपक्ष को दुशासन बताते हुए ललकारते दिखे। उनके पीछे जुटी हजारों महिलाओं की भीड़ प्रियंका गांधी पर पलटवार करती दिखी। बिल पारित नहीं होने दिया गया, नारी शक्ति बंधन अधिनियम को विपक्षियों के द्वारा उसको सदन में पारित नहीं होने दिया, उसके लिए हम पूरी भारत की महिलाएं आक्रोश मार्च निकाले हैं। ये आक्रोश मार्च तब तक रहेगी जब तक ये हक ना मिल जाए। इन्होंने पंख जो हम लोग को मोदी जी दिए उसको काटने की कोशिश किए हैं। ये इनका मंसूबा सफल नहीं होगा। हम लोग इसका करारा जवाब देंगे। ये हमारा हक है और हम अपना हक लेके रहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम महिलाओं के लिए जो 33% का आरक्षण के लिए बिल पास करवाना के लिए संसद में सहयोग मांगा था, वो सहयोग नहीं दिया गया और हम अपना हक लेकर रहेंगे। एक नारी अगर घर चलाने की क्षमता रखती है तो वो सरकार चलाने की भी क्षमता रखती है। तो शुक्रवार को संसद में जो हुआ उसने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। नारी शक्ति बंधन बिल गिर गया तो लेकिन इसने बीजेपी और एनडीए को विपक्ष पर हमला करने का बड़ा मौका दे दिया। सरकार को इस बिल को पास कराने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी। सदन में कुल 528 वोट पड़े, जबकि सरकार के पक्ष में 298 वोट ही आए। विपक्ष की एकजुटता ने सरकार का सारा गणित बिगाड़ दिया और बिल लटक गया। बिल गिरते ही एनडीए की महिला सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर मोर्चा खोल दिया। अब रणनीति यह है कि इसे देशव्यापी आंदोलन बनाया जाए। एनडीए के सभी सहयोगी दल मिलकर राज्यों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार अब जनता के बीच जाकर यह संदेश दे रही है कि विपक्ष महिला विरोधी है और उसने जानबूझकर इस हक को छीना है। खास तौर पर पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जहां महिला वोटर्स हार जीत तय करती हैं, वहां इस मुद्दे को सबसे ज्यादा हवा दी जा रही है। मैसेज साफ है, अगर बिल पास हो जाता तो सरकार को क्रेडिट मिलता और अब जब नहीं हुआ तो बीजेपी इसे विपक्ष को घेरने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। मतलब भी साफ है कि संसद की यह हार अब सड़कों पर संग्राम बन चुकी है। बंगाल में अगर प्रोपोर्शनेटली 50% सीटें बढ़ती, पश्चिम बंगाल के उन्नयन के लिए ज्यादा व्यवस्था हो सकती थी कि महिला आरक्षण के इस व्यवस्था को स्थापित ना करने में तृणमूल कांग्रेस ने जो नकारात्मक भूमिका निभाई है, जो मेज थपथपाई है, तृणमूल का वो धोखा बंगाल की देश की महिलाएं आजीवन याद रखेंगी। कांग्रेस और दूसरे अपोजिशन पार्टी के लोग मिलकर महिला बिल को खत्म किया। अरे बाबा, महिला बिल को कौन खत्म करे? आप खुद खत्म करें। हम तो डिलिमिटेशन बिल के खिलाफ, डिलिमिटेशन एक्ट के खिलाफ लड़े, महिलाओं के बिल के लिए नहीं। महिलाओं के लिए तो हम आगे हैं। Hidden behind the women's bill was an attempt to change the electoral map of our country. They were trying to reduce the representation of South India, of Northeast India, and of smaller states. And that is why we defeated their bill in Parliament and did not let it pass. We will defeat it again and again and again.
तो सरकार भले ही इस हार को अपनी रणनीतिक जीत कह रही हो ताकि वो विपक्ष को घेर सके, लेकिन इस दांव ने विपक्ष को भी एक मंच पर आने का बहाना दे दिया है। अब ये लड़ाई सिर्फ आरक्षण की नहीं बल्कि राज्य वर्सेस केंद्र और परिसीमन की बन गई है। ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले को बंगाल की सीटों से जोड़ दिया। टीएमसी का साफ कहना है कि बंगाल को कानून की जरूरत नहीं है, बल्कि वो पहले ही बड़ी संख्या में महिलाओं को चुनकर संसद में भेजा है। वहीं तमिलनाडु में सीएम एमके स्टालिन ने इसे राज्य की राजनीतिक ताकत को कम करने की साजिश बताया। महिला बिल को लेकर पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार इसलिए भी नहीं थम रहा। ये वो लोग हैं जिनका परिवार ही पार्टी है, तो किसने विरोध किया? पहले चेहरे तो देखिए आप, क्योंकि इनकी राजनीति, इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जैसे विधायक बन के महिलाएं आएंगी, 850 सीट हो जाएगी, 33% रिजर्वेशन मिलेगा, एक नई ऊर्जा आएगी महिलाओं के, पता नहीं कौन बड़ा नेता निकल जाए उस महिला में से। ये चाहते हैं महिला पूरी जिंदगी झाड़ू पोछा करे, किचन में रहे, ये लोग नेतागिरी करने जाए तो खाना बना के दे। प्रधानमंत्री जी खाली हो गए हैं, अब बौद्धिक रूप से उनके पास कुछ भी नया कहने को नहीं है। प्रधानमंत्री जी नहीं जानते हैं कि वो बिल इज इन फोर्स, क्योंकि आपने इसको पाखंड में तब्दील कर दिया। आप इलेक्टोरल मैप के ऑल्टरेशन में उलझा रहे थे लोगों को, और लोग तो आपको ब्लैंक चेक, पूरा अपोजिशन कह रहा है, हम कह रहे हैं सब लोग कोटा विदिन कोटा करिए, एक दिन का सत्र बुलाइए और अब भी इसे लागू करिए, क्योंकि आपकी नीयत साफ नहीं है प्रधानमंत्री जी। और जिन महिलाओं का आप हवाला दे रहे हैं वो भी जानती हैं आपकी मंशा क्या है। तो महिला आरक्षण का पूरा खेल जनगणना और परिसीमन पर टिका है। सरकार का प्लान साफ है, पहले जनगणना कराना है जो 2027 तक पूरी हो सकती है, और फिर सीटों की संख्या बढ़ाना और उसके बाद 33% आरक्षण लागू करना। अगर सब कुछ सही रहा तो 2029 तक महिलाओं को उनका हक मिल सकता है। वहीं बीजेपी की 5 लेयर रणनीति भी तैयार है, जिसमें देश भर में बड़े आंदोलन और रैलियां की जा रही हैं। बीजेपी राज्यों की विधानसभाओं में विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने का प्लान है। जनगणना के काम में तेजी लाना ताकि 2029 के चुनाव में महिला आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ हो सके। चुनाव में बिल को महिला सम्मान के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बनाना है, और संसद में महिला आरक्षण बिल को दोबारा लाने का भी सरकार जरूरी प्लान पर इसको लेकर के काम कर रही है। वहीं विपक्ष इसे सिर्फ आरक्षण नहीं बल्कि संविधान और राज्यों के अधिकारों से जोड़कर लड़ रहा है। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि आने वाले सभी चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, और बिल पास नहीं होने पर विपक्ष अब बीजेपी के निशाने पर है। कांग्रेस 96 से लटकाने अटकाने की बात की, लेकिन जो लोग जश्न मना रहे हैं, आधी आबादी का हक छीन करके उन्हें पछताना पड़ेगा। और यही असली दाव है, उन्हें पछताना पड़ेगा। ये मैसेज साफ तौर पे बीजेपी देने के लिए अब पूरे देश में से आंदोलन का रूप दे रही है। तो क्या कहते हैं तमाम दल? मेरे साथ जुड़े हुए हैं नीतीश शर्मा बीजेपी नेता, रितु चौधरी कांग्रेस प्रवक्ता, मनोज यादव एसपी के प्रवक्ता। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो रितु चौधरी जी, आप लोगों ने महिलाओं के अधिकार पर डाका डाल दिया। बीजेपी आज पूरे देश में खड़े होकर यही कह रही है तमाम महिलाओं से। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता को ये कहना चाहती हूँ कि कोई महिला आरक्षण बिल जो है वो 2023 में कानून बन गया था, तो उसको कोई हटा नहीं सकता, उसको कोई मिटा नहीं सकता है, वो तो कानून बन चुका है। लेकिन इस सरकार नहीं, लागू तो नहीं हो पाया ना। देखिए, वो तो लागू तो उस वक्त सरकार ने नहीं किया, हमने तो कहा आप लागू कर दो। हमने 2023 में तो अब क्यों रोक दिया? अब जब सरकार चाह रही थी, आप जो है इन्हीं सीटों के साथ आप लागू कर दीजिए, हम आपके साथ खड़े हुए, पूरा विपक्ष साथ में था। लेकिन आनंद फानंद में, क्योंकि 2 राज्यों में चुनाव थे और इनको कोई एजेंडा एक चाहिए था, क्योंकि दोनों चुनाव में ये दोनों राज्यों में हार रहे, तो एजेंडे के लिए आनंद फानंद में जो विशेष सत्र बुलाया जाता है, जबकि इनको पहले से ही पता था कि ये बिल पास नहीं होगा। जो 131वां संशोधन बिल जो ये लेकर आ रहे थे,
जिसमें परिसीमन की जो बात कही जा रही थी वो बिल पास नहीं होना था। वो केवल और केवल एक प्रोपेगेंडा के तौर पे विशेष सत्र बुलाया जाता है और वो बिल लाया जाता है, हालांकि जो कि पहले से पता था वो बिल पास नहीं हुआ, विपक्ष ने होने नहीं दिया, क्योंकि वो परिसीमन की जो शर्त थी कि परिसीमन जो है वो किया जाए, तो वो उसमें हमने जो है उसको अपोज किया और उस बिल को नहीं लाया। उस बिल को महिला आरक्षण बिल से जोड़कर पूरी जनता, पूरे देश की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, उनको बरगलाया जा रहा है। इससे महिला आरक्षण बिल का कोई लेना देना है नहीं। महिला आरक्षण नीति शर्मा जी, ठीक है, 2029 में आप लेकर आइए। ओके नीति शर्मा जी, तो 2025 में आप लेकर आइए, आप आज लेकर आइए, विपक्ष पूरा आपके साथ खड़ा हुआ है। ठीक है, बीजेपी का जवाब लेता हूं, फिर मनोज जी भी हैं, रितु जी जी, नीति शर्मा जी बीजेपी से हमारे साथ हैं और मनोज यादव साहब एसपी से हैं, एसपी के प्रवक्ता। नीति शर्मा जी, आज खड़गे साहब भी यही चुनावी मैदान में कह रहे थे जो बात इस वक्त में रितु चौधरी कह रही हैं कि दरअसल उलझा दिया आप लोगों ने। महिला आरक्षण बिल को अलग रखते, परिसीमन को अलग रखते तो रास्ता सीधा था, महिलाओं को अधिकार मिल सकता था, लेकिन आप लोगों ने दोनों को जोड़कर उलझा दिया। नमस्कार अजय जी, आपके मंच के माध्यम से पूरे राष्ट्र को वंदे मातरम, भारत माता की जय। इसलिए कहते हैं कि पढ़ना लिखना और होमवर्क करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके जो अंक आते हैं ना एग्जामिनेशन में, वो आपकी प्रिपरेशन कितनी स्ट्रांग है उसके दम पर आते हैं। आपने बोला कि हमने अड़का दिया, ये बात रितु जी ने बिल्कुल सही बोली कि 2023 19 सितंबर को ये बिल लोकसभा में पारित हो चुका था और पूर्ण सहमति के साथ, विपक्ष के मेरे साथ सपा के नेता भी बैठे हैं, मेरे साथ कांग्रेस की भी नेत्री बैठी हैं, आप लोगों के ही दलों ने उस बिल को पास किया था। लेकिन उस बिल को पढ़ा नहीं रितु जी ने, शायद उसको पढ़िए रितु जी, उसमें 3 एक्ट जुड़े हुए हैं। उसमें परसीमन का एक्ट और सेंसस का एक्ट, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है कि हम 33% रिजर्वेशन लोकसभा और राज्यसभा में देंगे, बट आफ्टर implementation will take only after census and delimitation. Delimitation का जो एक्ट है वो 1952, 1962, 1972, 2002 में आप ही के द्वारा 2004 में भाजपा की सरकार आई है, इंटैक्ट हुआ था। डिलिमिटेशन का एक्ट कहता है इट रीड्रॉस लोकसभा असेंबली बाउंड्रीज यूजिंग सेंसस डेटा एंश्योरिंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SC/ST रिजर्वेशन, वहां पे ओबीसी का जिक्र नहीं है, विथ फेयर इलेक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब मल्लिका खड़गे जी बोल रहे हैं कि हमने नहीं लागू किया, डिलिमिटेशन को हमने लिंक कर दिया। डिलिमिटेशन तो ऑलरेडी लिंक्ड था जब आप ही के सांसदों के द्वारा वो बिल 2023 में पारित किया गया था। अब बात थी इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन की बिफोर 2029 इलेक्शन। अब रितु जी का कहना है कि क्योंकि 2 राज्यों में चुनाव है, बीजेपी हार रही है, तो रितु जी के साथ मैंने कई बार डिबेट्स करी है। रितु जी तो कह रही थी बीजेपी MP में भी हार रही है, रितु जी तो कह रही थी कि बीजेपी बिहार में भी हार रही है, रितु जी तो कह रही थी बीजेपी छत्तीसगढ़ में भी हार रही है, रितु जी कह रही थी बीजेपी मध्य प्रदेश में भी हार रही है। तो इनका नैरेटिव कि बीजेपी हार रही है वो अलग बात है, 75 बार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये लोग चुनाव हार चुके हैं। लेकिन बात यह है कि भारतवर्ष में, उसके लिए मैं रितु जी को आग्रह करूंगी कि अपने सांसदों को बोलो 1 नेशन 1 इलेक्शन का आप बिल संसद में पारित कर दें, क्योंकि हर साल इलेक्शन होते हैं। सरकार कोई भी बिल लाएगी, आप इलेक्शन को उससे जोड़ देंगे, तो तर्कसंगत नहीं लगते इनके कोई भी बयान। मुझे लगता है बहुत बड़ा आघात भारत की आधी जनसंख्या के ऊपर विपक्ष ने किया और प्री प्लान्ड था। हाँ, ओके, ठीक है, नहीं है। मुझे मनोज जी के पास जाना है, लेकिन कुछ आपकी बातों का जवाब देना चाहती है रितु जी। एक छोटा सा जवाब रितु जी। ये सौभाग्य था कि आप उसमें अपनी मेजॉरिटी देके महिलाओं को उनका हक देते, लेकिन नहीं आपने दिया, तो निश्चित रूप से भरपाई आपको आने वाले चुनावों में, क्या आने वाली 10 पीढ़ियों में आपको करनी पड़ेगी, जो आप महिलाओं के अगेंस्ट खड़े हैं। रितु जी, मैं इस बात का जवाब देना चाहती हूँ। नीति जी, जब आपने इतना पढ़ा ही था तो थोड़ा और पढ़ लेते, तो आपको पता चलता कि आप कहां पे गलत हो। और ये अनपढ़ और ना अनपढ़ की बातें नहीं करूं तो अच्छा है, क्योंकि सबको पता है कि बात पढ़ी लिखी है। छोड़िए, आपने कहा कि ये जो है पहले से ही ये डिसाइडेड था कि डिलिमिटेशन होगा और कास्ट सेंसस होगा, तो क्यों नहीं कास्ट सेंसस आप करवा रहे हैं? आप तो 2011 के ऊपर डिलिमिटेशन करवाना चाह रहे हैं ना। आप ये पॉइंट भी बताओ ना, क्यों जनता को बेवकूफ बना रहे हो? इसकी बात का जवाब दे देती हूँ। कास्ट सेंसस के ऊपर जो है डिलिमिटेशन करवाना चाहते हैं। महिलाओं के हक की लड़ाई में महिलाएं 2 आपस में उलझ गई। मैं जवाब दे देती हूँ अजय जी, इसका जवाब दे देती हूँ मैं, रितु जी को इसका भी जवाब दे देती हूँ। उसके बाद ठीक है नीतीश, लेकिन आपके
मैं इसका जवाब दे देती हूँ अजय जी। ठीक है, ओके रितु जी, आपके ऑब्जेक्शन का जवाब एक छोटा सा नीतीश का। मेरे को नहीं पता, आप इतनी अनपढ़ हो, अजय जी पढ़ी लिखी हो। अजय जी इसका जवाब मैं दे देती हूँ। प्लीज गो ऑन नीतीश शर्मा जी, आप जल्दी से। फिर आपके चीखने से आप अपनी डिग्री खुद ही उसको बता रहे हैं कि कौन सी चीज में आपने डिग्री ली हुई है। मैं अपनी जवाब रख लेती हूँ। रितु चौधरी जी प्लीज, आपने एक सवाल उठाया, जवाब तो ले लीजिए। आप बोलती रह जाएंगी तो कैसे बोल पाएंगे कोई दूसरे। नीतीश शर्मा जी ओके प्लीज, छोटा सा जवाब। मैंने होमवर्क करने की बात करी थी, छोटा सा जवाब ये है जो इस समय सुन तो मैडम, आपको ये नहीं पता कि 2011 के आधार पर जो है लिमिटेशन। रितु चौधरी जी, नीतीश शर्मा आपकी आवाज नहीं जा रही है। नीति जी प्लीज छोटा सा। अजय जी डिबेट में मुझे लगता है उन्होंने प्रश्न किया, मुझे काउंटर करने का जवाब मिलना चाहिए जी। जहां 2011 के सेंसस के ऊपर डिलिमिटेशन की बात भाजपा ने, उसका सबसे बड़ा कारण ये है। अरे बाबा क्या इन लोगों को आप बोलते रहिए, आप क्या बताए। ओके आप मुझे लगता है कि मनोज यादव जी को वक्त मिलना चाहिए, वो बैठ के सुन रहे हैं सारी चीजें। आप दोनों के पास में दोबारा लौटता हूं, प्लीज होल्ड ऑन। मनोज जी, ये पहले भी ये मुद्दा उठता रहा है, बिल भी फटते रहे हैं, ये इतिहास रहा है, हमने देखा है, देश ने कई बार देखा है इस मुद्दे पर, महिलाओं को आरक्षण के मुद्दे पर। अब एक बार क्या फिर से ये मैसेज बीजेपी और सरकार दे रही है कि आप लोग विपक्ष, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, जितने भी विपक्षी दल हैं वो महिला विरोधी हैं। आज पूरी देश में सड़क पर यही कह रही है बीजेपी। अजय जी, मैं स्पष्ट रूप से कह देता हूं, जो हमारी दोनों पार्टियों की महिला प्रवक्ता बैठी हैं, नेता बैठी हैं, इनको बता दे रहा हूं, इनकी पार्टी की विचारधारा को बता दे रहा हूं। इस देश में सबसे बड़ी आबादी अगर कोई है तो वो है पिछड़ों की, और पिछड़े लगभग 55 से 60% के ऊपर है। अगर बिहार की बात करें तो लगभग 65% है, जो वहां जाति सर्वे हुआ था। तो उस आधार को देख के अगर कोई सरकार मतलब कोई सरकार, चाहे वो कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार रही हो जो महिला बिल लाई थी, और चाहे मौजूदा बीजेपी की सरकार हो, हम बिना पिछड़ी महिलाओं के महिला आरक्षण बिल को पास तो होने दिए, लेकिन इसको लागू करना इतना आसान नहीं होगा। ये जो आपस में घोलमाल चल रहा है, पीडीए लेकर आ गए मनोज यादव जी, और महिलाओं को भी जातियों में बांट देंगे क्या? महिलाओं का आरक्षण देके और इस देश की बड़ी तादाद में महिलाओं को उनका हक अधिकार छीनने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है ना, ये इस देश का कोई भी पिछड़ा बर्दाश्त नहीं करेगा, और ना ही अल्पसंख्यक कम्युनिटी की महिलाएं बर्दाश्त करेंगी। दलितों को आप आरक्षण दे रहे हो, लेकिन उनको आरक्षण देकर डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो। इसीलिए अजय जी, समाजवादी पार्टी ने पीडीए बनाया है। दलित भी लड़ेगा इस बात के लिए कि कैसे पिछड़ी महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, और ये लोग तो डिवाइड तो आप कर रहे हैं ना, महिलाओं में भी फिर कास्ट ले आए, पीडीए ले आए आप डिवाइड तो आप कर रहे हैं ना मनोज जी। महिलाओं में भी आप पीडीए लेकर आ गए, कास्ट में उनको डिवाइड कर दिया। क्यों नहीं आएगा? अरे महिलाएं तो सबकी है ना। नहीं, एक मिनट, आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं अजय जी, क्या पंचायत में महिलाओं को आरक्षण है कि नहीं? पिछड़ी महिलाओं को आरक्षण है कि नहीं? दलित महिलाओं को आरक्षण है कि नहीं? तो संसद में क्यों नहीं? विधानसभा में क्यों नहीं? नगर निकाय में है कि नहीं है? नहीं, यही तो सवाल है कि फिर संसद में क्यों नहीं, विधानसभा में क्यों नहीं? विधानसभा में क्यों नहीं होगा? 100% होगा, और देना पड़ेगा इस सरकार को। और अगर इस सरकार ने नहीं दिया तो यह पिछड़ी महिला विरोधी सरकार है, और जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है। और दुर्भाग्यपूर्ण तो यह है अजय जी, तो आप बिल का विरोध करते हैं, आप फिर यहां पर मांगते हैं, ये दोनों बातें समझ में नहीं आ रही। नीति जी ओके, कम इन। देखिए, इतना पिछड़ा कर रहे हैं यादव जी, और मुझे अभी याद आ गया, अयोध्या में पिछड़े वर्ग की दलित बच्ची की, 12 साल की बच्ची की, इन्हीं के नगर अध्यक्ष ने उसका रेप किया और शोषण किया, तभी अजय जी चुप थे। और उसके बाद इतने पिछड़ा दला, हाँ बरी हो गए पूरी तरीके से। हाँ, वो हम समझते हैं कैसे बड़ी हुए। पहले माफी मांगिए। जैसे अतीक अहमद जैसे लोगों को आप संरक्षण देते थे, मुद्दों को मिक्स मत कीजिए नीति जी। विरोधी ताकतों के साथ खड़े होकर उनको टिकट देते, राजनीतिक संरक्षण देते हैं, और आज पीडीए की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं। बीजेपी की कोई भी नेता प्रवक्ता, दल की महिलाओं ने आगे कर दी। साथ में बैठी है डिम्पल यादव, साथ में बैठी है जया हसन, साथ में बैठी है जया बच्चन। आप लाइए ना पिछड़े वर्ग की, अपना दीजिए टिकट। अखिलेश यादव जी तो मुस्लिम महिलाओं की बात कर रहे हैं कि आप मुस्लिम को लेकर आएंगे। किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं कि आप रिलीजियस मिलना चाहिए, सबको आप दे दीजिए ना, दे दीजिए टिकट। आप संविधान बदल दीजिए,
आप संविधान बदल दीजिए, आप रिलीजन के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करिए। यही तो चाहते हैं आप लोग, बांटो राज करो। यही तो चाहते हैं आप लोग, बांटो राज करो। ये संविधान कहता है, कौन से संविधान की आप बात कर रहे हैं? संविधान में लिखा है कि रिलीजन के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इस देश में। यही आप लोग चाहते हैं, आप लोग यही चाहते हैं कि इस देश को रिलीजन के नाम पे बांटा जाए। काउंटर करना है। ओके ओके, समय बहुत कम है, एक एक करके अपनी अपनी बात कह दीजिए, एक फाइनल राउंड में सभी लोग। ओके ठीक है, नीति जी आई एम कमिंग बैक टू यू। एक बार बोलने, नहीं मनोज जी ही वांट्स टू मेक अ पॉइंट। मनोज जी प्लीज संक्षेप में, समय बहुत कम है। मैं 2 लाइन में एक बात कह दे रहा हूं। जो बीजेपी के नेता ने कहा कि हमारे नगर अध्यक्ष को जो रेप का आरोप लगा उसको कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, कोर्ट के फैसले पे सवाल मत उठाइए, एक बात। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं हो सकता, तो मेरा सवाल है ईडब्ल्यूएस कौन से संविधान और कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है? ठीक है, क्या आर्थिक आधार पे आरक्षण देने का कौन सा नियम है? रितु जी, मुंह मत खुलवाइएगा। रितु जी कर रहे हैं आप लोग। बस समय नहीं है मनोज जी। रितु जी आप कैसे सबको जाकर समझाएंगे कि मामला आरक्षण का नहीं, डिलिमिटेशन का है? सफाई अब आपको देनी पड़ रही है। देखिए, आज भी दिल्ली में जो है हमारी जो है महिला कांग्रेस शाखा जो दिल्ली की है, उन्होंने बाकायदा प्रदर्शन किया है इस बात के लिए, और हम जो है अपनी बात लगातार रख रहे हैं कि हम महिला आरक्षण के विरोध में बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमने तो खुली बाहों से स्वागत किया था कि भाजपा जो है इतना बड़ा कानून लेकर आ रही है। ठीक है, हम तो खुश थे इस बात के लिए। ओके, और आज भी खुश है। नीति जी, लेकिन इसमें डिलिमिटेशन को इसकी आड़ में अगर आप करोगे तो उसके हम खिलाफत करेंगे। नीति जी क्यों नहीं माना जाए कि चुनाव से पहले आप हड़बड़ी में बिल ला करके दरअसल चुनाव में फायदा उठाने के लिए ये सब कुछ कर रही है और इसीलिए इतना बड़ा पूरे देश में प्रदर्शन? अरे जी, ये बिल महिलाओं के लिए था, चुनावों के लिए नहीं था। चुनाव इस देश में हर 6 महीने में होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर इतनी हितकारी कांग्रेस की सरकार होती तो 6 दशक तक शासन किया है, तब आप इस बिल को लाते और इंप्लीमेंट करते। तीसरी चीज, डिलिमिटेशन इसलिए जरूरी है, 2011 के सेंसस में इसलिए हो रहा था क्योंकि ये जो 543 सीटें हैं ये 1971 के सेंसस के आधार पे हैं। आज देश की आबादी 140 करोड़ है, रिप्रेजेंटेशन 140 करोड़ के ऊपर केवल 543 सांसदों की, सेम आबादी हमारे से ज्यादा चाइना की, वहां पे 3000 लोगों की रिप्रेजेंटेशन है। हम अगर विकसित भारत की बात करते हैं, क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस की बात करते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, इसलिए चाह रहे थे कि 2029 से पहले हमारी मातृशक्ति अपना सहयोग देकर हमारे देश की सेवा करे। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या है, अगर मातृशक्ति आएगी तो किसी राजनेता की पत्नी आएगी, टाइम अप, सोनिया गांधी जी आएंगी, थैंक यू सो मच, गांधी जी आएंगी। सॉरी मनोज जी, पिछड़ी अब समय नहीं बचा सामने। धन्यवाद आप सबका। ये बहस अभी बहुत चलने वाली है और इसी चुनावों में नहीं, आगे आने वाले और चुनावों में भी ये बहस होती नजर आएगी। ये साफ हो चुका है क्योंकि ये मुद्दा, इस मुद्दे को न बीजेपी छोड़ने वाली है न विपक्ष छोड़ने वाला है और दक्षिण के राज्य तो नाराज बैठे ही हैं। देखना होगा ये राजनीति कैसे आगे बढ़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।